नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं ताज केयर इंस्टीट्यूट नयापुरा कोटा में। आप देखिएगा, हम लोग पिछले वीडियो में चर्चा करके गए थे व्यंजन वर्णमाला की, व्यंजनों की चर्चाएं की थी हमने, जिसके अंतर्गत हमने जाना था कि हिंदी वर्णमाला में व्यंजन जो होते हैं उनकी संख्या होती है 33। इन 33 व्यंजनों में जो 25 व्यंजन होते हैं ये 5 वर्गों में होते हैं। ऊपर के जो 25 व्यंजन होते हैं ये 5 वर्गों में होते हैं। आपने जाना था क, च, ट, त, प। तो यहाँ पर ये 5 वर्ग हैं और इन 5 वर्गों के पाँचों वर्ण अर्थात कुल मिलाकर 25 वर्णों को हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। फिर हमने जाना था कि य, र, ल, व, ये जो 4 व्यंजन होते हैं इन्हें हम कहते हैं अंतस्थ। और फिर इसके पश्चात जो अंत में होते हैं श, श, स, ह। क्रम ध्यान रखिएगा, श, 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 स, ह। तो इन व्यंजनों को हम कहते हैं उसमें या संघर्षी व्यंजन। जबकि आप लोगों ने जाना था कि प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण जो होता है वो नासिक या अनुनासिक होता है, क्योंकि उन्हें उच्चारित करने के लिए हमें नाक की सहायता की आवश्यकता होती है। और उसके पश्चात हमने व्यंजनों का 2 प्रकार का वर्गीकरण भी देखा था, जिसके अंतर्गत उच्चारण स्थान के आधार पर हमने वर्णों को देखा था और उसके पश्चात हमने प्राण वायु के आधार पर अर्थात श्वास के आधार पर वर्णों को 2 भागों में बांटकर देखा था। ध्यान आ रहा होगा आपको, अल्प प्राण और महाप्राण। आज मैं आपको आगे ले चल रहा हूँ, व्यंजनों का कुछ और वर्गीकरण है जो हमें देखना है। आप देखिएगा, आज मैं चर्चा करूंगा आपसे अगले वर्गीकरण की, और इस वर्गीकरण का जो नाम है वो है स्वर तंत्रियों में। समझिएगा बात को, मुझे लिखने दीजिए। स्वर तंत्रियों में कंपन, स्वर तंत्रियों में कंपन अथवा घर्षण, स्वर तंत्रियों में कंपन अथवा घर्षण के आधार पर वर्ण। स्वर तंत्रियां, समझिएगा, स्वर तंत्रियां, स्वर देखिएगा, हमने स्वर पढ़े थे 11, तो स्वर वर्ण भी होते हैं, किंतु स्वर का एक पर्यायवाची ध्वनि भी होता है। स्वर का एक पर्यायवाची क्या होता है? ध्वनि, आवाज। तो आप देखिएगा, आवाज की तंत्रियां, तंत्रियों का मतलब होता है अंग। जो स्वर की यानी कि ध्वनि की जो तंत्रियां हैं यानी कि जो अंग हैं, उनमें कंपन या घर्षण के आधार पर अर्थात किन किन वर्णों को उच्चारित करने पर घर्षण या कंपन होता है और किन किन वर्णों को उच्चारित करने पर हमारी स्वर तंत्रियों में, आवाज की तंत्रियों में, ध्वनि की तंत्रियों में कंपन नहीं होता है। तो इस आधार पर देखिएगा, वर्णों को, सारे वर्णों को 2 भागों में बांटा जाता है। सारे वर्णों को बांटा जाता है 2 भागों में। आप देखिएगा, एक होते हैं यहाँ पर घोष वर्ण, एक होते हैं आपके घोष वर्ण। घोष वर्ण का तात्पर्य है वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय हमारी स्वर तंत्रियों में घोष यानी घर्षण होता है। तो आप देखिएगा, इन्हें हम सघोष भी कहते हैं, घोष सहित। सघोष का मतलब क्या हो गया? घोष सहित वर्ण। तो सघोष वर्ण भी इन्हें हम कहते हैं। और दूसरा जो भाग होता है वो होता है अघोष। दूसरा जो भाग होता है वो होता है अघोष वर्ण। आप देखिएगा, मैं चर्चा करके गया था आप लोगों से कि किसी भी हिंदी के किसी भी सार्थक शब्द के आगे जब आप आ उपसर्ग लगा देते हैं तो उसका मतलब हो जाता है नहीं। शुद्ध आपको ध्यान आ रहा है शब्द? तो आप देखिएगा कि यहाँ पर घोष के आगे मैंने क्या उपसर्ग लगा दिया? अ उपसर्ग लगा दिया। अर्थात इसका तात्पर्य हो गया वे वर्ण जिसको उच्चारित करते समय घोष यानी कि घर्षण नहीं होता है। आ का मतलब नहीं, तो ये अघोष वर्ण होते हैं। अब आप देखिएगा, इनको 2 भागों में बांटा जाता है। मैं आपको बता देता हूँ, आपको आगे जाकर जब आप विसर्ग संधि पढ़ेंगी तो सघोष वर्ण बहुत ज़्यादा काम आते हैं, किंतु आप इन्हें याद करें क्योंकि ये कम होते हैं और सरल होते हैं। आप देखिएगा, मैंने बताया था आपको प्रत्येक वर्ग के 5 वर्ण होते हैं, तो मैं पहले अघोष बता रहा हूँ आपको। आप देखिएगा, प्रत्येक वर्ग का पहला व दूसरा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का पहला व दूसरा वर्ण जो होता है वो अघोष होता है। ध्यान रखिएगा इसको। और साथ ही साथ आप देखिएगा, हिंदी में होते हैं 3S। ये S का मतलब हो गया श, श, श। S से बनने वाले 3 वर्ण आपके कौन कौन से हैं? श, श और स। तो ये सारे के सारे वर्ण जो होते हैं वो अघोष होते हैं। और इनके अलावा, इनके अतिरिक्त जो सारे वर्ण बच जाते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं? घोष वर्ण या सघोष वर्ण कहलाते हैं। आप देखिएगा, इनके अलावा कौन कौन से वर्ण बच जाते हैं आपके? तीसरा, चौथा व 5वां वर्ण। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा व 5वां वर्ण। और साथ ही साथ आप देखिएगा, यहाँ पर बचे हुए अंतस्थ य, र, ल, व, ह यहाँ पर आएगा, वहाँ नहीं आएगा। श के साथ आता है किंतु वहाँ नहीं आएगा। ये ऊष्म वर्ण इन अंतस्थ वर्णों के साथ यहाँ पर घोष वर्ण में आता है। और साथ ही साथ होते हैं यहाँ पर सभी स्वर।
सभी स्वर भी क्या माने गए हैं आपके घोष वर्ण माने गए हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा यहाँ पर प्रत्येक वर्ग का व्यंजन वर्णमाला का तीसरा, चौथा व पांचवा वर्ण तथा य, र, ल, व, ह तथा सभी स्वर क्या होते हैं आपके घोष या सघोष होते हैं। आप देखिएगा, आप इन्हें याद कीजिएगा, जो कम है पहला, दूसरा और 3S का तात्पर्य आप समझिए, श, श, स, क्योंकि हिंदी में 3S से बनने वाले 3 वर्ण हैं आपके, श, स और स। तो इस प्रकार से ये अघोष वर्ण होते हैं और ये सघोष वर्ण होते हैं। तो ये है आपका स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर वर्ण। याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न बनकर आता है हमेशा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, प्राणवायु के आधार पर और स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर आपका ये प्रश्न अवश्य ही आता है जहाँ पर ये सिलेबस होता है। तो ध्यान दीजिएगा इसकी ओर। अब हम चलते हैं अगले वर्गीकरण की ओर। अब आप देखिएगा, अगला वर्गीकरण जो है वो आपके मसूड़े से जुड़ा हुआ है। जब मैं आपको उच्चारण स्थान बता रहा था तब मैं आपको वहाँ पर मैंने आपको बताया था मूर्धा, तालु, दंते, ओष्ठे, कंठे, सारे उच्चारण स्थान बताए थे। तो आपको मैंने वहाँ पर थोड़ी सी देर के लिए मूर्धा से परिचित करवाया था और वहीं पर होते हैं मसूड़े। आप देखिएगा, अगला वर्गीकरण है आपका जिन्हें हम कहते हैं वर्ष्य व्यंजन। वर्ष्य व्यंजन कौन कौन से होते हैं हिंदी में? वर्ष्य व्यंजन कौन कौन से होते हैं समझिएगा। वर्ष्य क्या होता है? वर्ष्य व्यंजन, वर्ष्य का शाब्दिक अर्थ होता है मसूड़ा। ये जो वर्ष्य शब्द है इसका शाब्दिक अर्थ होता है मसूड़ा। मसूड़ा आप जानते हो, मसूड़े को जहाँ पर हमारे दांत लगे होते हैं उसकी जड़ को हम मसूड़ा कहते हैं। आप आपकी जीवा को घुमाकर देख सकते हैं तो मसूड़ा। आप देखिएगा, मसूड़े वाले व्यंजन कौन से हैं समझिएगा। वे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय जिह्वा की नोक, जिह्वा का अग्रभाग मसूड़े को अर्थात वर्ष्य को स्पर्श करता है तो उसे हम कहते हैं वर्ष्य व्यंजन। अब आप देखिएगा, ये व्यंजन जो है ये 5 व्यंजन है। इन 5 व्यंजनों को वर्ष्य व्यंजन कहा जाता है। मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूँ। आप देखिएगा, एक न है, क्षमा कीजिएगा, पहले आएगा ज वर्ण, पहले आया ज वर्ण, फिर ल आया, फिर आ गया आपका र, फिर आ गया आपका ल और फिर आ गया आपका स। आप देखिएगा, ज न र ल स, ये 5 वर्ण जो है वो वर्ष्य व्यंजन की श्रेणी में आते हैं। इन्हें वर्ष्य व्यंजन कहा जाता है क्योंकि जब आप इनका उच्चारण करते हैं तो आपकी जिह्वा की नोक, जिह्वा का अग्रभाग कहाँ पर? वर्ष्य को अर्थात मसूड़े को स्पर्श करता है। आप देखिएगा, ज, फिर न आया, फिर र आया, फिर ल आया और फिर स आया। अब इन्हें याद करने के लिए आप इन्हीं 5 वर्णों का उपयोग करके एक ट्रिक बना सकते हैं, एक आप कह सकते हैं इसे। आप देखिएगा, आप इसे याद करें, पहले हमने स लिख दिया, फिर ल लिख दिया, फिर र, स, र, फिर ल, फिर ज और फिर अंत में लिख दिया हमने जन। तो आप देखिएगा, एक शब्द बन गया हमारे पास, सरल जन, सरल जन, सरल जन। तो ये होते हैं आपके वर्ष्य व्यंजन। यहाँ पर मैंने यहाँ पर इसलिए नहीं लिखा इसे क्योंकि ये क्रम भंग हो रहा है इनका। आप देखिएगा, वर्णमाला में पहले आएगा ज, फिर न आएगा, फिर र आएगा, फिर ल आएगा, फिर अंत में स आएगा। किंतु आप इन्हें आगे पीछे करके इस प्रकार से शब्द बना करके इसे याद कर सकते हैं। तो आप देखिएगा, ये होते हैं आपके वर्ष्य व्यंजन, अर्थात वे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय जिह्वा की नोक वर्ष्य को स्पर्श करती है। वर्ष्य का तात्पर्य मसूड़ा, तो उसे हम कहते हैं वर्ष्य व्यंजन। आगे हम चर्चाएं करते हैं, आगे हम चर्चाएं करेंगे। देखिएगा, पार्श्विक व्यंजन की अलग अलग नामों से जाने जा रहे हैं आपके ये व्यंजन। जो आपने व्यंजन वर्णमाला पढ़ी, व्यंजन वर्णमाला के 33 व्यंजनों को हम अलग अलग नामों से जानते हैं। तो आप देखिएगा, एक व्यंजन जो है उसे हम कहते हैं पार्श्विक व्यंजन। पार्श्व आपने शब्द सुना होगा, पार्श्व का मतलब होता है बगल। पार्श्व का मतलब क्या होता है? बगल। तो पार्श्व, उससे शब्द बना है आपका पार्श्विक। तो आप देखिएगा, पार्श्विक व्यंजन अर्थात वे व्यंजन, आप अंग्रेजी में इसे कहते हैं, मैं अंग्रेजी नहीं लिखूंगा यहाँ पर, साइड, मेरी साइड से चला गया। आप कहते हैं मैं बस की साइड से निकला, मतलब बगल से, साइड से मतलब बगल से। तो पार्श्विक व्यंजन वे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय जिह्वा मध्य में रहती है और वायु दोनों ही बगलों से, पार्श्व से, दोनों साइडों से, दोनों ही बगलों से प्रवाहित उच्चारित हो जाती है, या कहीं प्रवाहित हो जाती है, निकल जाती है। ध्वनि कहाँ से निकलती है? जिह्वा की दोनों बगलों से। तो उसे ही हम कहते हैं पार्श्विक व्यंजन। मैं लिख देता हूं यहाँ पर पार्श्विक व्यंजन। आप देखिएगा, यह होता है आपका पार्श्विक व्यंजन। आप उच्चारण करके आसानी से पता लगा सकते हैं। ल बोल के देखिए आप लोग, ल। आप देखिएगा, जिह्वा ने अवरोध उत्पन्न किया बीच में, मध्य में, और वायु कहाँ से? दोनों ही बगलों से बाहर प्रवाहित हो जाती है। तो ये होता है आपका पार्श्विक व्यंजन और इसे हम कहते हैं ल को।
फिर देखिएगा हम चर्चा करेंगे आगे जा करके। एक व्यंजन है आपका, इस व्यंजन को हम लुंठित व्यंजन कहते हैं। एक व्यंजन है जिसे हम लुंठित व्यंजन कहते हैं। लुंठित व्यंजन को ही कंपन जात, लुंठित व्यंजन को ही क्या कहते हैं हम, कंपन जात व्यंजन भी कहते हैं। और इसे ही हम कहते हैं प्रकंपित व्यंजन। इसे ही हम क्या कहते हैं, प्रकंपित व्यंजन। समझिएगा, वे वह व्यंजन या वे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय जिह्वा में कंपन उत्पन्न होता है। जिह्वा में क्या होता है, कंपन उत्पन्न होता है, तो उस व्यंजन को लुंठित कंपनजात या प्रकंपित व्यंजन हम कहा करते हैं। आप देखिएगा, आप उच्चारित करके देखिए, र, आपकी जिह्वा कैसे कर रही है, कंपायमान हो रही है, कंपन कर रही है। तो र व्यंजन जो होता है उसे लुंठित कंपनजात या प्रकंपित व्यंजन भी कहा जाता है, क्योंकि इसका उच्चारण करते समय आपकी जिह्वा में कंपन उत्पन्न होता है। फिर आप देखिएगा, अगला जो व्यंजन हम देखेंगे, अगले दो व्यंजन हैं, इन्हें हम अलग नामों से जानते हैं। आप देखिएगा, अर्ध स्वर व्यंजन, समझिएगा, मुझे लिखने दीजिए, अर्ध स्वर व्यंजन। आप देखिएगा यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, आधे स्वर है और वो वाले व्यंजन, अर्ध स्वर व्यंजन। वे व्यंजन जिनको उच्चारित करते समय उनकी ध्वनि स्वरों के समान उच्चारित होती है, उन्हें हम कहते हैं अर्ध स्वर व्यंजन। ये दो होते हैं। आप देखिएगा, एक तो है आपका य और एक है आपका व। तो य और व, ये दो व्यंजन जो हैं वो क्या कहलाते हैं, अर्ध स्वर कहलाते हैं। अब देखिएगा, मैं कुछ शब्द लिखता हूँ यहाँ पर। देखिएगा, हम एक शब्द लिखते हैं हमेशा परंपराओं में, रेडियो। हमने एक शब्द लिखा है यहाँ पर, रेडियो। और फिर मैं लिखता हूँ यहाँ पर आपका एक और शब्द, कुआ। अब आप देखिएगा, क्या ये शब्द शुद्ध है? नहीं है। ये शब्द, दोनों शब्द जो है वो अशुद्ध हैं, क्योंकि आप देखिएगा, इन्हें लिखा कैसे जाना चाहिए, रेडियो, ये रेडियो। और ऐसे आपने लिखा है यहाँ पर कुआ, तो ये कुआ। अब आप देख लीजिए, शुद्ध कौन से शब्द हैं, ये वाले, पीछे वाले दोनों शुद्ध हैं, ये दोनों के दोनों क्या हैं, अशुद्ध हैं। अब आप देखिएगा कि हमको लिखना क्या है शुद्ध रूप से, रेडियो, ओ लिखना है। ओ क्या है, स्वर है, लेकिन इसकी ध्वनि आप देखिएगा, य की ध्वनि इसके समान आ रही है, तो हमने ओ की जगह क्या लिख दिया, यो लिख दिया। तो आप देखिएगा, इसीलिए क्या कहलाते हैं, अर्ध स्वर। यहाँ भी देखिए, कुआ, हमको लिखना क्या है, कुआ, आ लिखना है हमको, आ भी स्वर होता है, किंतु आप देखिएगा यहाँ पर इसकी ध्वनि, व की ध्वनि आ के समान आ रही है। तो आप देखिएगा, वे व्यंजन जिनकी ध्वनि स्वरों के समान उत्पन्न होती है, स्वरों के समान उच्चारित होती है, उन्हें हम क्या कहते हैं, अर्ध स्वर व्यंजन कहते हैं। और ये हमारे हिंदी में होते हैं दो, य और व, ये अर्ध स्वर व्यंजन कहलाते हैं। फिर आप देखिएगा, हम आगे और भी चर्चाएं करेंगे, व्यंजनों से जुड़ी हुई और भी बहुत सारी बातें। तो आगे मैं चलता हूँ। आप देखिएगा, आपने सुना होगा द्वित्व व्यंजन। द्वित्व व्यंजन सुना है? हाँ, मैं बताता हूँ आपको। आप देखिएगा, अगला जो वर्गीकरण ले रहा हूँ मैं ले रहा हूँ द्वित्व व्यंजन। आप देखिएगा, ये क्या है, द्वित्व व्यंजन। वे व्यंजन जो क्रमशः, किसी भी शब्द की बात कर रहा हूँ, वे व्यंजन जो एक ही शब्द में क्रमशः दो बार आते हैं, वे व्यंजन जो एक ही शब्द में क्रमशः दो बार आते हैं, उन्हें हम द्वित्व व्यंजन कहते हैं। आपने कई सारे शब्द देखे होंगे, कई सारे शब्दों में क्या होता है, एक ही वर्ण का, एक ही व्यंजन को क्या करते हैं हम, क्रमशः दो बार लिखना होता है। आप देखिएगा, जैसे आप लिखते हैं बिल्ली, आपने लिखा शब्द बिल्ली। अब यहाँ देखिएगा, कौन से व्यंजन है, ये ल और ये ल, दोनों क्या हुए, क्रमशः आए यहाँ पर। आप देखिएगा, आप लिखते हैं सज्जन, यहाँ पे लिखा आपने सज्जन, तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर भी ज आ रहे हैं, ये द्वित्व व्यंजन का उदाहरण हो गया। एक शब्द और लिख रहा हूँ मैं, यहाँ पर लिखा मैंने महत्व। अब आप देखिएगा, यहाँ पर ये त आ रहे हैं, वो शुद्ध है, ध्यान रखिएगा, महत्व। तो यहाँ पर क्या आ गए, दो त आ गए। इसी प्रकार आप देखिएगा, जैसे आपने लिखा उज्ज्वल,
ये उज्ज्वल, ये ज आ गए। तो ये सभी किसके उदाहरण है? द्वित्व व्यंजन के। वे व्यंजन जो एक ही शब्द में क्रमशः दो बार आते हैं, वे व्यंजन जो एक ही शब्द में क्रमशः दो बार आते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? द्वित्व व्यंजन कहते हैं। परीक्षाओं में क्या होता है मित्रों कि ऐसा ही कोई शब्द दे दिया जाता है या फिर आपको कहा जाता है कि निम्न में से द्वित्व व्यंजन का उदाहरण कौन सा है, तो उन 4 विकल्पों में आपको निकालना होता है। तो ध्यान रखिएगा, जहां पर भी एक ही व्यंजन का क्रमशः दो बार लगातार 2 बार प्रयोग होगा, वो सारे के सारे व्यंजन क्या कहलाएंगे? आपके द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं। फिर देखिएगा, मुझे आगे आपसे चर्चाएं करनी है पूरे वर्णों की। आप जानते हैं हिंदी में मूल वर्ण कितने होते हैं? हिंदी में मूल वर्णों की संख्या होती है 44। कैसे होती है हमने जाना है। देखिएगा, आपने पढ़े हैं स्वरों की संख्या कितनी बताई थी आपने? 11 स्वर होते हैं क्रमशः अ आ इ उ ऊ री ए ऐ ओ औ। उसके बाद आप लोगों ने जाने यहाँ पर व्यंजन, तो व्यंजन कितने पढ़े आपने? 33। 25 तो स्पर्श व्यंजन पढ़े, 4 आपने अंतःस्थ और 4 आपने ऊष्म या संघर्षी व्यंजन, कुल मिलाकर 33 व्यंजन। तो आप देखिएगा, हिंदी वर्णमाला में मूल वर्णों की जो संख्या होती है वो 44 होती है। हिंदी वर्णमाला में मूल वर्णों की संख्या कितनी होती है? 44 होती है। किंतु यहाँ ध्यान दीजिएगा, अगर आपसे कहा जाए कि हिंदी में कुल वर्ण कितने होते हैं, तो हिंदी में कुल वर्ण होते हैं 52 वर्ण होते हैं हिंदी में। अब आपने तो 44 वर्ण पढ़े, ये 8 वर्ण कौन कौन से होते हैं, तो आप देखिएगा इन्हीं के बारे में मैं चर्चाएं कर रहा हूँ। याद रखना, अगर आपसे पूछा जाता है हिंदी वर्णमाला में वर्णों की कुल संख्या कितनी होती है, तो वर्णमाला में कितने होते हैं? 44। और अगर आपसे पूछा जाए तो हिंदी में कुल वर्ण कितने होते हैं, तो ये होते हैं आपके 52। अब 52 है, अर्थात हमारे पास यहाँ पर ये जो 8 वर्ण हैं ये अलग से हैं। कौन कौन से हैं, इनके बारे में हम चर्चाएं करते हैं। आप देखिएगा, एक वर्ण पहले मैं बता रहा हूं आपको, सबसे पहले बता रहा हूं मैं उत्क्षिप्त उत्क्षिप्त वर्ण कहेंगे इनको, उत्क्षिप्त व्यंजन या उत्क्षिप्त वर्ण, इन्हें ही कहा जाता है ताड़नजात वर्ण, और इन्हें ही कहा जाता है द्विगुणी व्यंजन। इन्हें कहा जाता है द्विगुणी वर्ण या व्यंजन। अब आप देखिएगा, उत्क्षिप्त व्यंजन, ताड़नजात व्यंजन या द्विगुणी व्यंजन, वे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय जिह्वा झटके से ऊपर से नीचे की ओर आती है। आप उच्चारित करके देखिएगा, मैं यहाँ लिख रहा हूँ इन 2 वर्णों को, ढ और ढ। ध्यान दीजिएगा, हिंदी वर्णमाला में, व्यंजन वर्णमाला में भी आते हैं ये। आपने देखा था ट ठ ड ढ न, तो वहाँ भी आए थे, लेकिन वहाँ पर मैंने आपसे कहा था कि यहाँ बिंदी नहीं लगेगी, क्योंकि बिंदी लग गई तो अब ये कौन से वर्ण हो गए? उत्क्षिप्त हो गए। वे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय जिह्वा झटके से ऊपर से नीचे की ओर गतिमान होती है, चलायमान होती है, उन्हें हम कहते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन। तो ये 2 व्यंजन जो हैं ये उत्क्षिप्त, ताड़नजात और द्विगुणी व्यंजन कहलाते हैं। ध्यान रखिएगा, वो ढ ढ अलग है, ये ढ ढ अलग है। अब यहाँ पर इनको कहा गया द्विगुणी व्यंजन। इसका एक कारण है, उत्क्षिप्त यानी ऊपर से नीचे की ओर आना, ताड़नजात यानी फेंकना, लेकिन द्विगुणी का मतलब क्या होता है? आप देखिएगा, इनके 2 गुण होते हैं। 2 गुण का तात्पर्य ये है कि आप देखिएगा, यहाँ पर मैं आपको शुद्ध शब्द के लिए एक बहुत अच्छी चीज़ बता रहा हूँ। आप देखिएगा कि ये जो दोनों वर्ण होते हैं, इनसे कभी भी हिंदी शब्द का प्रारंभ नहीं होगा। समझना बात को, ये दोनों वर्ण जो हैं, इन दोनों वर्णों से हिंदी शब्द का प्रारंभ नहीं होगा, अर्थात इन दोनों वर्णों को हिंदी शब्द के प्रारंभ में कभी नहीं लिखा जाएगा। अगर लिखा हुआ है तो वो दोनों ही शब्द अशुद्ध हैं। इनका प्रयोग आप मध्य में कर सकते हैं या अंत में कर सकते हैं, किंतु प्रारंभ में इनका प्रयोग नहीं कर सकते। आप देखिएगा, मैं कुछ उदाहरणों से बताता हूँ आपको। जैसे आपने लिखा यहाँ पर ये ढोलक, और एक यहाँ पर लिखा ये ढोलक। आप देखिएगा, ये ढोलक जो है इसमें मैंने लिख दिया आपके उत्क्षिप्त से, और ये ढोलक लिख दिया मैंने आपके मूल व्यंजन वर्ण से, जो व्यंजन है आपका। अब आप देखिएगा, एक और शब्द लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर, डमरू, ये डमरू, और एक लिख दिया मैंने यहाँ पर ये डमरू। फिर एक शब्द लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर ढक्कन, और एक और शब्द लिख रहा हूँ मैं यहाँ पर ढक्कन।
अब आप देखिएगा कि यहाँ पर क्या हुआ है कि इन प्रारंभिक शब्दों में मैंने क्या किया है, इन उत्क्षिप्त व्यंजनों का प्रयोग किया है। आप देख लीजिए यहाँ भी ये उत्क्षिप्त है, ये भी उत्क्षिप्त है, ये भी उत्क्षिप्त है, तो ये तीनों के तीनों ही क्या हो गए, अशुद्ध हो गए। क्योंकि मैं क्या कह रहा हूँ कि इन दोनों वर्णों से कभी भी हिंदी शब्द का प्रारंभ नहीं होगा, ये बीच में भी आ सकते हैं और अंत में भी आ सकते हैं। तो यहाँ पर शुद्ध शब्द कौन से हो जाएंगे, ये तीनों के। यहाँ पर देख लीजिए इन तीनों में छेद है, ये ढोलक भी नहीं बजेगा, छेद हो रहा है इसमें, ये छेद दिख रहा है आपको, ये डमरू भी नहीं बजेगा, छेद वाला डमरू नहीं बजता है। और ढक्कन अगर इसको मटके पे लगाओगे तो आपके मटके में पानी में जो है कचरा जाएगा, क्योंकि इस पर छिद्र हो रहा है। इसको याद रखिएगा आप लोग, ये तीनों ही शब्द अशुद्ध हैं और ये तीनों ही शब्द क्या हैं, शुद्ध हैं, क्योंकि उत्क्षिप्त व्यंजनों से कभी भी हिंदी शब्द का प्रारंभ नहीं होता है। तो इस प्रकार ये कहलाए आपके उत्क्षिप्त ताड़नजात या द्विगुणी व्यंजन, वे व्यंजन जिनका उच्चारण करते समय जिह्वा की जिह्वा का अग्रभाग झटके से ऊपर से नीचे की ओर गतिमान होता है, चलायमान होता है, उसे हम कहते हैं उत्क्षिप्त व्यंजन या ताड़नजात व्यंजन। तो आप देखिएगा आपके पास ये 44 वर्ण थे, इसमें आपने जोड़ दिए 2 वर्ण। कौन से वाले 2 वर्ण, कौन से जुड़े आपके, उत्क्षिप्त व्यंजन, ये लिख दिए मैंने यहाँ पर उत्क्षिप्त व्यंजन। अब आप देखिएगा इन्हें मिटा देता हूँ मैं। अब इसके बाद हम बात करेंगे अगले बचे हुए 6 वर्णों की। अब आप देखिएगा इनके अलावा 2 वर्ण और होते हैं, 2 वर्ण और होते हैं, और इन 2 वर्णों को हम कहते हैं अयोगवाह वर्ण। 2 वर्ण होते हैं आपके अयोगवाह वर्ण, ये होते हैं आपके 2, और ये 2 जो होते हैं ये कहलाते हैं अंग और अह। आपने पढ़ा होगा इसे, अंग, क्षमा कीजिएगा, ये अ इस पे अनुस्वार लगा दिया और ये अ इस पे मैंने विसर्ग लगा दिया। आप इसे इस प्रकार भी लिखते हैं, अनुस्वार और विसर्ग। अयोगवाह क्या है, अनुस्वार और विसर्ग। वे वर्ण जो न तो स्वर में गिने जाते हैं न ही व्यंजन में गिने जाते हैं। अयोगवाह, अ यानी नहीं, मैंने बताया आपको अ का मतलब क्या होता है, नहीं, नहीं होता योग जिनका, न स्वर में न व्यंजन में। ये स्वर और व्यंजन के मध्यवर्ती, ये स्वर और व्यंजन के मध्यवर्ती वर्ण कहे जाते हैं, ना तो स्वर में आते हैं न ही व्यंजन में आते हैं, इसलिए आप इसको क्या कहते हैं, अयोगवाह वर्ण। ध्यान रखिएगा, ये न तो स्वर है न ही ये व्यंजन है, क्योंकि ये अनुस्वार और विसर्ग हैं, ये कहलाते हैं आपके अयोगवाह वर्ण। तो आप देखिएगा इस प्रकार आपके पास 2 वर्ण और आ गए यहाँ पर, तो ये हो गए आपके अयोगवाह वर्ण। तो कुल मिलाकर आपके पास यहाँ पर पहुँच चुके हैं 48 वर्ण। अब हमारे पास बच रहे हैं 4 वर्ण। वो 4 वर्ण क्या होते हैं, समझिएगा बात को। अब ये 4 वर्ण बच जाते हैं आपके, ये होते हैं संयुक्त स्वर। समझ कीजिएगा, संयुक्त व्यंजन। हम संयुक्त स्वरों की चर्चाएं पिछले वीडियो में कर चुके थे। संयुक्त व्यंजन, आप देखिएगा, अगर आपको ध्यान आता है तो आप मुझे बताइए संयुक्त स्वर किसे कहा था आपने। सुनिएगा, संयुक्त स्वर आपने बनाए थे। संयुक्त स्वर जब हमने उत्पत्ति के आधार पर स्वरों की चर्चाएं की थी, तो संयुक्त स्वर में परिभाषा बता रहा हूँ आपको स्वर की, संयुक्त स्वर की, वे स्वर जो भिन्न भिन्न स्वरों के मेल से निर्मित होते हैं। आपने वहाँ बनाए थे अ या आ में ई या ई मिलाने पर आपने ए बनाया था, अ या आ में आपने मिलाया ऊ या ऊ तो आपने वहाँ ओ बनाया था। अलग अलग अ या आ में ऊ या ऊ, अ या आ में ई या ई, तो अलग अलग मेल हो रहा था, और वहाँ पर नए वर्ण बन रहे थे, नए स्वर बन रहे थे, ए ओ आई औ, 4 स्वर बनाए थे आपने संयुक्त स्वर के रूप में। तो आप देखिएगा वैसी की वैसी परिभाषा यहाँ पर हो जाती है कि जहाँ पर भिन्न भिन्न व्यंजनों के, ये क्या है, व्यंजन, भिन्न भिन्न व्यंजनों के मेल से जो व्यंजन निर्मित होता है उसे हम क्या कहते हैं, संयुक्त व्यंजन। संयुक्त स्वर, भिन्न भिन्न स्वरों के मेल से जो स्वर निर्मित होता है उसे संयुक्त स्वर कहते हैं, और भिन्न भिन्न व्यंजनों के जो मेल से जो व्यंजन निर्मित होता है उसे हम क्या कहते हैं, संयुक्त व्यंजन कहते हैं। आप देखिएगा इनकी संख्या होती है 4, हमारे पास 4 की कमी है, तो 4 क्या होते हैं हमारे, संयुक्त व्यंजन। अब देखिएगा ये कौन कौन से होते हैं, मैं बता रहा हूँ आपको। पहला संयुक्त व्यंजन, पहला दूसरा उनका कोई क्रम नहीं है, किंतु हम किसी क्रम से इसको पढ़ते हैं। आप देखिएगा एक होता है सक्षत्रिय वाला, आपने पढ़ा होगा इसे, सक्षत्रिय, क्षत्रिय शब्द लिखते हैं तब इसका प्रयोग करते हैं आप लोग। तो सक्षत्रिय का जो निर्माण आप कह रहे हैं 2 भिन्न व्यंजनों के मेल से, तो यहाँ पर इसमें क्या है, 2 भिन्न व्यंजन, अलग अलग प्रकार के व्यंजन है। अब वो कौन कौन से हैं, तो एक तो है आपका क और एक है आपका श। क
का और श, ये दोनों व्यंजन हैं, तो इन दोनों के मेल से आपके श क्षत्रिय वाला श, इस श का निर्माण होता है। आप देखिएगा इसको आप और अधिक एक्सप्लेन कर सकते हैं। आप देखिएगा आप इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, क धन श धन अ। अब हमने यहाँ पर क्या किया, इसकी आत्मा भी बाहर निकाल दी, श की। जो आप जानते हैं कि प्रत्येक व्यंजन वर्ण में क्या होता है, एक स्वर होता है, तो हमने उसको भी बाहर निकाल दिया। ये भी इसका विश्लेषण सही है और ये भी इसका विश्लेषण सही है, लेकिन परीक्षा में आता है तो आप इसे ही प्राथमिकता दीजिएगा, क्योंकि इसकी परिभाषा क्या है, दो भिन्न व्यंजनों के मेल से निर्मित होने वाले व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। तो एक तो हो गया आपका श क्षत्रिय, यह श क्षत्रिय वाला श। उसके बाद आप देखिएगा हम बात करेंगे इस तरह की, त्रिभुज। आप शब्द लिखते हैं त्रिभुज, त्रिदेव, त्रिकाल, इस शब्द का प्रयोग करते हैं। तो आप देखिएगा ये जो त्रित्र है ये कैसे बना है, ये त और र से अलग अलग, ये दोनों अलग अलग व्यंजन है, त और र से मिलकर बना है आपका ये त्र। तो आप देखिएगा इसे भी आप इसी प्रकार विश्लेषित कर सकते हैं, त धन र धन अ, त धन र धन अ। तो इस प्रकार देखिएगा ये हो गया आपका दूसरा संयुक्त व्यंजन। फिर देखिएगा हम बात करेंगे अगले संयुक्त व्यंजन की। तो अगला संयुक्त व्यंजन आप लेंगे ये ज्ञ, ज्ञान वाला ज्ञ, ज्ञान वाला ज्ञ, ज्ञान शब्द लिखते हैं आप तब इसका प्रयोग करते हैं। आप देखिएगा ये निर्मित हुआ है ज धन य से, ज धन य से, ज के साथ आपने जोड़ा य, तो ज्ञान, इसको हम क्या, अगर शब्द लिखा है ज्ञान, हम पढ़ते हैं ज्ञान, लेकिन अगर आपको उसको शुद्ध रूप से उच्चारित करना है तो आप देखिएगा ज और य दोनों की ध्वनि आनी चाहिए। ज्ञान, ज्ञान नहीं ज्ञान, ज्ञान यानी क्या होता है, जानना, ज्ञान का मतलब भी क्या होता है, ज्ञान, जानना। तो इस प्रकार देखिएगा ज और य से मिलकर बना आपका ये ज धन य धन अ। अब हमने यहाँ पर इसको विश्लेषित कर दिया। मैं आ बोल रहा हूँ ज्ञान, तो आ की मात्रा निकल जाएगी, आ लग जाएगा। अगर ई लगाए साम्राज्ञी, ई तो ई की मात्रा लगी तो ई की मात्रा निकल जाएगी, लेकिन हमने यहाँ पर क्या लिखा है ज्ञ, तो इसमें किसकी ध्वनि आ रही है, अ, तो हम आई निकाल रहे हैं। यहाँ पर श में भी आई निकाल रहे हैं, इस प्रकार यहाँ पर त्र में भी हम अ ही निकाल रहे हैं। और इसके पश्चात देखिएगा एक और वर्ण होता है आपका क्षत्रज्ञ और श्र, ये श्रीमान वाला श्र, श्रीमान वाला श्र लिखते हैं आप, श्रीमान सेवा में श्रीमान, श्रीमान वाला श्र। तो आप देखिएगा ये जो श्र है ये श और र, ये किससे मिलकर बना है, श और र से मिलकर बना है। इसको और अधिक हम विश्लेषित कर देते हैं, श धन र धन अ। श्रीमान वाला श्र है तो श्री आएगा, तो ई की मात्रा निकल जाएगी। वहाँ पर जो मात्रा लगी हुई है, जिसकी ध्वनि आ रही है, उसे हम बाहर निकाल देंगे, अलग कर देते हैं। तो इस प्रकार देखिएगा आपके पास आ गए ये 4 संयुक्त व्यंजन। तो आप देखिएगा अब आपके कुल व्यंजनों की जो, कुल वर्णों की जो संख्या हो गई हिंदी में, वो हो गई 52। तो इस प्रकार देखिएगा संयुक्त व्यंजन, इस प्रकार आप देखिएगा कुल मिलाकर आपके पास वर्णों की संख्या कितनी हो गई हिंदी में, 52। ये कुल वर्ण है, हिंदी में कुल वर्णों की संख्या 52 होती है। अगर पूछा जाता है कि वर्णमाला में कितने होते हैं, तो वर्णमाला में 44 होते हैं, 11 तो स्वर होते हैं और 33 व्यंजन होते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा कुल वर्ण कितने होंगे, 52 होंगे। 2 इसमें उच्चिष्ट जुड़ जाएंगे, 2 अयोगभाव जुड़ जाएंगे और 4 आपके संयुक्त व्यंजन जुड़ जाते हैं। इस प्रकार हिंदी के कुल वर्णों की संख्या आ गई आपके सामने 52। अब आप देखिएगा एक दो बात और रह जाती है आपका। मैं कहूँ कि आप लोगों का कुल मिलाकर के जो वर्ण नामक जो टॉपिक है, ये जो शीर्षक है, ये आपका समाप्त हो चुका है। लेकिन एक दो चीज़ें और रह जाती हैं, मैं उनकी चर्चा कर लेता हूँ आपसे। आप देखिएगा आपने सुना होगा अयोगवाह ध्वनियाँ, अयोगवाह वर्ण, ध्वनियाँ, आगत ध्वनियाँ जिसे ही हम कहते हैं आगत वर्ण, आगत ध्वनियाँ या आगत वर्ण। आप देखिएगा आगत, आगत का मतलब होता है आया हुआ, आई हुई ध्वनियाँ या आए हुए वर्ण। तो आए हुए कहाँ से आए हुए, समझिएगा, वे वर्ण जो मूलतः, वे वर्ण जो मूलतः विदेशी भाषा के हैं, वे वर्ण जो मूलतः विदेशी भाषा के हैं, किंतु हिंदी में प्रयुक्त होने लगे हैं। अभी वर्तमान में हिंदी में इनका खूब प्रयोग होता है, आप जानेंगे अभी। तो ये विदेशी, मूल रूप से कहाँ के हैं, ये विदेशी भाषा के, दूसरे देश के वर्ण हैं, लेकिन हमारी हिंदी में प्रयुक्त होने लगे हैं। आप देखिएगा इन वर्णों की जो संख्या होती है वो होती है 6। ये कुल मिलाकर जो वर्ण है ये 6 वर्ण है। इसके अंतर्गत आप देखिएगा आपका एक वर्ण तो जो है वो अंग्रेजी भाषा से आया है,
एक वर्ण तो कहाँ से आया है? अंग्रेजी भाषा से। आप देखिए बड़े बड़े ही आश्चर्य की बात है कि हमारी हिंदी में अंग्रेजी भाषा का एक वर्ण उपयोग में लिया जा रहा है कई सालों से, कई वर्षों से। आप देखिएगा अंग्रेजी भाषा का ये जो वर्ण है, ये जो एक तरह से कहा जाए तो ये मात्रा है, एक तरह से कहा जाए तो ये क्या है? एक मात्रा है। तो आप देखिएगा ये वाला वर्ण, ये वाली मात्रा, इसे कहते हैं ध्वनि ग्रहित। इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं ध्वनि ग्रहित। आप कहते हो ना अंग्रेजी में साइलेंट है, वो ध्वनि ग्रहित, तो ये है ध्वनि ग्रहित। आप देखिएगा इस ध्वनि का, इस वर्ण का हम प्रयोग करके हिंदी में कई सारे शब्दों का, आप लोगों ने कहानियाँ आदि खूब पढ़ी होंगी, कहानियों में इनका अधिकांशतः उपयोग कहाँ होता है? अंग्रेजी भाषा के इस ध्वनि ग्रहित नामक वर्ण का, इस चिन्ह का प्रयोग कहाँ पर होता है? अधिकांशतः कहानियों में, उपन्यास आदि में। आप देखिएगा वहाँ कहानियों में आते हैं डॉक्टर, चिकित्सक। हम चिकित्सक, हमने कहानी में, प्रेमचंद की कहानी में पढ़ा है, डॉक्टर साहब को दिखा दो। तो यहाँ पर डॉक्टर कहाँ लिखा है मैंने? यहाँ तो मैंने डॉक्टर लिखा है, ऊपर से या उग्र लगा दी, लेकिन इसको हम क्या पढ़ते हैं? डॉक्टर पढ़ते हैं। आप देखिएगा जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है ये बाल, मैंने एक शब्द लिखा है यहाँ पर बाल, तो बाल का मतलब होता है केश। बाल का मतलब क्या होता है? केश, कुंतल, ये हम कहते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए मैंने इसी शब्द पर ध्वनि ग्रहित लगा दिया, तो अब इसका मतलब क्या हो गया? इसको क्या पढ़ते हो? बोल का मतलब क्या हो गया? गेन। तो आप देखिएगा शब्द का अर्थ बदल जाता है। नॉलेज शब्द अंग्रेजी है, लेकिन हम हिंदी में लिखते हैं, उसको कैसे लिखते हैं? इसी प्रकार नॉलेज, कॉलेज आदि कई सारे शब्दों में इसका प्रयोग किया जा रहा है वर्तमान हमारी हिंदी में। तो ये आगत वर्ण, और आगत वर्ण के रूप में हम पढ़ रहे हैं पहले अंग्रेजी भाषा का एक वर्ण है जो ये है, और इसे हम क्या कहते हैं? ध्वनि ग्रहित कहते हैं, जिनका प्रयोग हमारे कई सारे शब्दों में, हिंदी के उपन्यास, कहानी आदि में इनका प्रयोग किया जा रहा है। फिर आप देखिएगा दूसरा है वो है अरबी फारसी। दूसरी भाषा है आपकी अरबी फारसी भाषा। तो अरबी फारसी भाषा से जो है वो बचे हुए पूरे 5 वर्ण आए हैं। अरबी फारसी भाषा से आए हैं आपके ये 5 वर्ण। अब आप देखिएगा ये जो 5 वर्ण हैं इनका प्रयोग आपकी हिंदी में हो रहा है। मैं कुछ शब्दों के माध्यम से इसे बताने का प्रयास करूंगा। आप देखिएगा अरबी फारसी वर्ण है, एक तो ये क है, ये क के नीचे यहाँ पर ये हमने थोड़ी सी बिंदी लगा दी, इसे कहते हैं नुक्ता। क के नीचे लगा दिया हमने बिंदी, तो ये वाला वर्ण क ख, सबके नीचे नुक्ता लगा हुआ है, ध्यान देना। यहाँ पर बिंदी लगी हुई, ये बिंदी लगी हुई, यहाँ लगी हुई। क ख ग ज और फ, क ख ग ज और फ, ये 5 वर्ण जो हैं वो अंग्रेजी भाषा से आए हुए हैं हमारी हिंदी में, और इनका प्रयोग आप लोग कर रहे हैं बरसों से। आप देखिएगा ये कई सारे शब्दों में चमत्कार दिखता है इसमें। मैं यहाँ लिख रहा हूँ कमर। अब आप देखिएगा इस कमर का मतलब क्या होता है? कमर का मतलब होता है हमारे शरीर का एक अंग, ये जो अभी बैठे बैठे टूट जाती है, कई बार हम लोग बैठे रहते हैं लंबे समय तक तो ये कमर दुखने लग जाती है। ये कमर शरीर का एक अंग होता है। लेकिन आप देखिएगा अगर इस कमर में मैं क वर्ण में इस क को यहाँ पर समाहित करता हूँ, अर्थात ये नुक्ता लगा देता हूँ, तो आप देखिएगा इसका अर्थ बदल जाता है। कमर का मतलब हो गया अब चंद्रमा। कमर का मतलब हो गया अब चंद्रमा। ये कमर, मेरी रश के कमर, आपने गाना सुना होगा, तो वो कमर किसे कह रहा है? उसकी चंद्रमा को कह रहा है। फिर आप देखिएगा इसी प्रकार आप लेते हैं खुदा। ख से बना शब्द खुदा, तो यहाँ पर ये खुदा हमारे हिंदी का शब्द है, तो इसका मतलब होता है खुदा हुआ। इसका मतलब क्या होता है? खुदा हुआ। लेकिन अगर आपने यहाँ पर ये नुक्ता लगा दिया, नुक्ते का प्रयोग कर लिया, तो आप देखिएगा इस शब्द का अर्थ हो जाता है अब ईश्वर। अब ये शब्द क्या बन गया? ईश्वर। खुदा, हम कहते हैं खुदा कसम, वो ईश्वर की कसम, भगवान कसम, ये खुदा हो गए अब ईश्वर। फिर आप देखिएगा अगला वर्ण ले रहा हूँ मैं, ये ग। तो ग से आप बनाते हो गज। आपने सुना होगा गज, हाथी का पर्यायवाची होता है गज। लेकिन आप देखिएगा कि अगर मैंने इस अरबी फारसी वर्ण का प्रयोग किया और मैंने यहाँ पर इस ग के नीचे भी नुक्ता लगा दिया, ये लग गया यहाँ पर नुक्ता, तो आप देखिएगा, क्षमा कीजिएगा, ग के नीचे ज के नीचे ये गज, तो ये गज जो हो गया वो हो गया एक नाप। आप जानते होंगे, क्रिकेट खेलते हैं आप लोग, तो क्रिकेट की जो 2 पोपिंग क्रीज होती है, अर्थात एक विकेट से दूसरे विकेट के मध्य जो दूरी होती है वो 22 गज की होती है। तो ये गज, ये क्या है? एक नाप है। फिर आप देखिएगा मैं बात करूँगा इस जरा की। जरा, हिंदी शब्द जरा, तो आप देखिएगा हिंदी शब्द जरा, इस जरा का मतलब क्या होता है? नहीं, इसका मतलब थोड़ा नहीं होता है, इसका मतलब होता है बुढ़ापा। इसका मतलब क्या होता है? बुढ़ापा।
इसका मतलब हो गया आपके बुढ़ापा। और आप देखिएगा कि अगर हमने यहाँ पर नुक्ता लगा लिया, यहाँ पर हमने अगर यहाँ पर नुक्ता लगा के इस शब्द को लिखा, हमने लिखा ज़रा, हमने क्या लिखा यहाँ पर ज़रा, तो इसका मतलब होगा थोड़ा। इसका मतलब क्या होगा? थोड़ा। ये ज़रा तो बुढ़ापा हो गया, लेकिन ये ज़रा क्या होगा? थोड़ा होगा। अब देखिए चमत्कार, इन शब्दों का अर्थ बदल जाते हैं और ये थोड़ी थोड़ी सी बारीकियाँ होती हैं हिंदी में जो हमें देखनी होती है। फिर आप देखिएगा ये वाला फन, ये लिया मैंने फन। अब ये फन क्या है? हिंदी शब्द है, तो इसका मतलब क्या होता है? सांप का मुंह। आप जानते हो ना फन, सांप का मुंह, ये हो गया सांप का मुंह। लेकिन अब मैं यहाँ पर अरबी फारसी फ का उपयोग कर रहा हूँ, तो मैंने यहाँ पर लिखा ये फन, ये लिख दिया मैंने फन। तो आप देखिएगा, आपने एक शब्द सुना होगा फनकार। फनकार का मतलब होता है कलाकार, तो आप देखिएगा फन का मतलब होता है कला। तो यहाँ पर आप देखिएगा शब्द बदल गया। इस छोटी सी चीज़ से, छोटी सी बिंदी से, छोटे से, इसको कहते हैं नुक्ता, तो फ से क्या हो गया? अब ये हो गया फन, तो इसका मतलब क्या हो गया? कला। आप देखिएगा, आप एक और शब्द इससे जुड़ा हुआ, कई लोग नहीं जानते इस शब्द को, आप देखिएगा फलक। एक होता है फलक और एक होता है ये फलक। एक तो हो गया आपका ये फलक और एक हो गया ये फलक। तो आप देखिएगा फलक, ये जो फलक है ये लकड़ी के तख्ते को कहते हैं। आयताकार लकड़ी का तख्ता होता है, डस्टर होता है, ये देखिएगा स्टेज बना हुआ है जो चारों तरफ, मतलब आयताकार जो लकड़ी का तख्ता होता है इस तरीके का, उसे हम क्या कहते हैं? फलक कहते हैं। और ये जो फलक है, जो अरबी फारसी शब्द है, ये शब्द है, इसका मतलब होता है आसमान। इसका मतलब क्या होता है? आसमान होता है। तो आप देखिएगा इन विभिन्न शब्दों के माध्यम से, इन सारे शब्दों के माध्यम से आपको पता लग रहा है कि ये जो शब्द, ये जो वर्ण है, इनका प्रयोग हम हमारी हिंदी में कर रहे हैं और इनका ये चमत्कार सा, एकदम अलग सा, शब्द का अर्थ ही बदल जाता है। तो आप देखिएगा ये जो वर्ण है, ये सारे के सारे वर्ण क्या कहलाते हैं? आपके आगत वर्ण या आगत ध्वनियाँ कहलाती हैं, आए हुए वर्ण कहलाते हैं। वे वर्ण जो मूलतः विदेशी भाषाओं के हैं किंतु हमारी हिंदी में प्रयुक्त होते हैं, उन्हें हम कहते हैं आगत वर्ण। इनकी संख्या 6 होती है। और एक तो अंग्रेजी भाषा का है ध्वनि ग्रहित, जिनका चमत्कार आपने यहाँ देखा इन शब्दों के माध्यम से, और 5 वर्ण जो हैं वो आए कहाँ से? अरबी फारसी भाषा से, और ये हैं आपके क, ख, ग, ज और फ। यहाँ पर आप ध्यान रखना कि इसके नीचे नुक्ता जरूर लगा रहे। बाई चांस कभी कभी ऐसा होता है, संयोग से कभी कभी ऐसा होता है कि आपकी वहाँ पर मिसप्रिंट हो जाता है, इनको दिखाई नहीं देता, तो ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर नुक्ता जरूर होगा, वही कौन से वर्ण होंगे? आपके आगत वर्ण होंगे। आप देखिएगा इस प्रकार मैं आप लोगों से सारे वर्णों की चर्चाएं कर चुका हूं। अब आप वर्णों से रिलेटेड, वर्णों से संबंधित किसी भी प्रकार के प्रश्नों का उत्तर आसानी से दे सकते हैं। मैंने प्रारंभ से आपके वीडियो में बात की, सबसे पहले वीडियो में मैंने स्वर की चर्चा की, कल मैंने पिछले वीडियो में मैंने आपसे व्यंजनों की चर्चाएँ की, और आज मैंने उन बचे हुए वर्णों की, अर्थात स्वर और व्यंजनों की, जिनको अलग अलग नामों से संबोधित किया जाता है, उनकी चर्चाएँ मैंने आप लोगों से की है। तो आप लोग इसे ध्यान से पढ़िएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आपको पसंद आ रहा है वीडियो तो मैं आगे अगले सिद्धांतों की चर्चाएं अगले वीडियो में करूंगा आप लोगों से। धन्यवाद।